अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम लास्ट स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। लॉ में भी चैप्टर सेकंड हम पहले देखेंगे एनआरए का, और इसके टेबल्स देखते हैं पहले। टेबल्स के बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहला जो टेबल हमारे पास है दैट इज़ पावर्स एंड मीन्स टू कॉल विटनेस, ठीक है। जब विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है तो किस तरह से उसका तरीका होता है। सबसे पहले तो समन्स होते हैं ना, समन उनको भेजा जाता है कि भाई इस डेट पर हेयरिंग है, इस टाइम पर आपने आना है, ठीक है। आपने एज अ विटनेस आना है। फर्स्ट कॉल जो होती है वो समन की होती है। अब समन को ओबे करना चाहिए और इसको रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। जिस डेट का समन हो उस डेट पर जाना चाहिए। लेकिन अगर विटनेस ना जाए देन क्या होता है, वारंट टू अरेस्ट, फिर उसके अरेस्ट के वारंट्स आ जाते हैं जो सेकंड कॉल होती है। अब विटनेस को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाता है, ठीक है। और अगर इस चीज़ पे भी ना हो, विटनेस को अरेस्ट ना किया जा सके या कुछ इस तरह, या विटनेस रेजिस्टेंस शो करे, तो फिर आती है थर्ड कॉल। वो होती है रिटन प्रोक्लेमेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। अब क्या किया जाता है, ये एक अग्रेसिव वे है, ठीक है। ये एक अग्रेसिव वे है कि ज़बरदस्ती उसे कोर्ट तक लेकर आएंगे, ठीक है, सज़ा के साथ। ओके, तो ये तीन आपने फर्स्ट कॉल समन, सेकंड कॉल वारंट और थर्ड कॉल एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जो डिफरेंस डाइंग डिक्लेरेशन का और डाइंग डिपोजिशन का। पहले मैं आपको ऐसे इन दोनों की डेफिनेशन समझाती हूँ। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है कि जब एक पेशेंट है, आप डॉक्टर के पास पेशेंट आया है और उसे देखकर पेशेंट को डॉक्टर ने एग्जामाइन किया सारा और उसे लग रहा है कि इसकी डेथ होने वाली है, बस इसके पास अब कुछ ही टाइम है। और ये जो पेशेंट है ये है हमारे पास किसी असॉल्ट का केस है, ठीक है। किसी ने होमिसिडल इसको जो है वो मतलब मारा गया है, तो होमिसिडल अटैक हुआ है, कोई असॉल्ट हुआ है। तो अब ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर क्या करे, इस पेशेंट की स्टेटमेंट ले ले, इसका बयान ले ले, ठीक है। तो वो जो ली जाती है स्टेटमेंट उसे कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। डॉक्टर लेता है या कोई और जो है वो क्रेडिबल पर्सन लेता है, और वो क्या करते हैं, पेशेंट की स्टेटमेंट लेते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, ठीक है। और डाइंग डेपोजिशन में क्या होता है कि विटनेस जो है वो क्रिटिकली इल है और वो कोर्ट आ नहीं सकता अपना बयान देने, तो तब कोर्ट चली जाती है उसके पास हॉस्पिटल में, और सारा वो जज साहब भी और सारे वो जाते हैं, और वहाँ पर हॉस्पिटल में एक अदालत लगा ली जाती है और वहाँ पर उससे बयान लिया जाता है। दैट इज़ डाइंग डिपोजिशन, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन में क्या है, पेशेंट जो है वो उसकी बस डेथ होने वाली है, और डाइंग डेपोजिशन में पेशेंट क्रिटिकली इल है। अच्छा, अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन में ओथ नेसेसरी नहीं है क्योंकि पेशेंट के पास टाइम पहले ही कम है, ओथ वगैरह नहीं लेंगे, वो सीधा उसकी स्टेटमेंट लेंगे। और डाइंग डिपोजिशन में क्योंकि ऐसा पूरी की पूरी कोर्ट का सीन है, सारा कुछ वही हो रहा है, तो फिर ओथ नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन में हमारे पास कोई क्रेडिबल पर्सन लेता है और मोस्टली वो अटेंडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर ही होता है। और डाइंग डिपोजिशन में कौन होता है, जस्टिस ऑफ पीस यानी जज होता है, ठीक है। अच्छा, डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है कि अक्यूज्ड की प्रेजेंस नेसेसरी नहीं होती, यानी अक्यूज्ड क्या है, वो जो जिस पर अभी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो मुलजिम है, जिसका कहा जा रहा है कि इसने असॉल्ट किया, इसने अटैक किया, तो उसका मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। बस पेशेंट हो और उसको एक क्रेडिबल पर्सन हो और उसकी स्टेटमेंट पेशेंट की ले ली जाए। लेकिन डाइंग डिपोजिशन में बिल्कुल कोर्ट की तरह अक्यूज्ड का होना ज़रूरी है। डाइंग डिक्लेरेशन में केस जो होता है वो क्रिमिनल होमिसाइड का होता है, और इसमें डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट ली जाती है। डाइंग डिपोजिशन में जो है वो तब लिया जाता है जब विटनेस क्रिटिकली इल हो, और इसमें डाइंग पर्सन की भी स्टेटमेंट होती है और इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। डाइंग डिक्लेरेशन में तो ये ना बस स्टेटमेंट पेशेंट ने दे दी कि ये हुआ था और आपने उससे ले ली स्टेटमेंट। डाइंग डिपोजिशन में जब वो स्टेटमेंट दे देता है ना, तो वहाँ पर उसका फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, जो लॉयर होते हैं वो उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जब वो स्टेटमेंट अपनी दे देता है, फिर उसे कहा जाता है कि इसे पढ़ो और इसको साइन कर दो, ठीक है। और डाइंग डिक्लेरेशन में भी साइन करवाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ले ली जाती है स्टेटमेंट तो इसे इलाका मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है, और इसकी वैल्यू सिर्फ तब है अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर पेशेंट जिंदा बच जाता है, उसकी डेथ नहीं होती, तो ये जो उसने स्टेटमेंट दी थी इसकी कोई वैल्यू नहीं है लीगली, ठीक है। और डाइंग डिपोजिशन जो है इसको मजिस्ट्रेट को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मजिस्ट्रेट उसने जज ने खुद लिया ये स्टेटमेंट, और इसको जो है वो ये वैलिड ही रहती है, पेशेंट चाहे डेथ हो या ना हो, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड ही रहती है क्योंकि पूरी कोर्ट की इंक्वायरी की मतलब तो की गई है, तो इसीलिए ये वैलिड ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट टेबल जो इस चैप्टर से हमने करना है दैट इज़ मैकनॉटन रूल। मैकनॉटन रूल ये तीन स्टेटमेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि अगर डिफेंडेंट है उसको अगर कोई इंसान है उसको बचाना है, ठीक है, सज़ा से, और उसको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ रीज़न, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ रीज़न था उसे, और डिफेक्ट ऑफ रीज़न क्यों था, डिजीज़ ऑफ माइंड की वजह से। और इसी डिजीज़ ऑफ माइंड की वजह से उसे नहीं पता था कि वो जो काम कर रहा है उसका जो एक्शन है उसकी नेचर और क्वालिटी का उसे अंदाज़ा नहीं था। जब उसे नेचर और क्वालिटी का नहीं पता था तो वो ये भी नहीं पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो डिफेक्ट ऑफ रीज़न ड्यू टू डिजीज़ ऑफ माइंड की वजह से उसे नेचर और क्वालिटी नहीं पता थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि ही वॉज डूइंग रॉन्ग।
अच्छा, अब ये लास्ट वाले टेबल में हमारे पास कुछ आ जाती हैं डेफिनेशंस, इनको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने देखनी है दैट इज़ जज। जज क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड और एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग द डेफिनेटिव जजमेंट। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, जज ने एक जजमेंट देनी होती है जज ने जजमेंट देनी होती है लीगल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। लीगल प्रोसीडिंग्स में जजमेंट देनी होती है और इसे एम्पावर किया गया होता है लॉ ने, कानून ने इसे ये एम्पावर किया होता है, ठीक है, कि ये जजमेंट दे सकता है। ओके, आगे हमारे पास आ गया जी कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको कहते हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं जज को, या पूरी जो बॉडी ऑफ जजेस होती हैं वही वाली चीज़ की एम्पावर्ड बाय लॉ और इन्होंने जजमेंट देनी होती है। ऑफेंस क्या होता है? आई थिंक मेड पनिशेबल बाय पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, जिसकी सज़ा हो, ऐसा काम जिसकी सज़ा लगाई हो पीपीसी ने, उसको ऑफेंस कहते हैं। ओथ क्या है? ओथ एक अफर्मेशन है, ठीक है, की जाती है किसी भी फॉर द पर्पज़ इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, प्रूफ के तौर पर कि जो भी कहा जाएगा या जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी वो सच ही होगी। अच्छा, इंजरी क्या है? एनी हार्म वट एवर इलीगली कास्ट टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन। कोई भी हार्म है जो इलीगली कास्ट किया जा रहा है किसी भी पर्सन को, अब चाहे वो उसकी बॉडी पे हो, माइंड पर हो, उसकी रेपुटेशन पे हो, उसकी प्रॉपर्टी पे, वो इंजरी ही कहलाएगी। इंजरी हम सिर्फ ये सोचते हैं ना कि शायद बॉडी पे ही होती है, नहीं, अगर रेपुटेशन पे, प्रॉपर्टी पे है तो वो भी इंजरी है। कंप्लेन, एनी ओरल रिटन एलिगेशन मेड टू अ मजिस्ट्रेट। कोई भी मजिस्ट्रेट को ओरली या रिटन कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई शिकायत लगा रहा है, मजिस्ट्रेट को बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये किया गया, तो वो क्या होगी? वो होगी कंप्लेन। इंक्वायरी, एनी इन्वेस्टिगेशन अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की ट्रायल के अलावा जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो इंक्वायरी ही होती है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? जो पुलिस करती है, ठीक है, क्यों करती है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए करती है। समन क्या है? समन जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये डायरेक्शंस होती हैं विटनेस के लिए, विटनेस को बताया जाता है कि ये टाइम है, ये डेट है, ये प्लेस है, आपने आना है, ठीक है, और ये रिटन होती है, साइंड होती है और स्टैम्प्ड होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट ही हमने देख ली। अच्छा, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले लॉ आ जाता है। लॉ हमारे पास क्या होता है? लॉ इज़ नथिंग बट द रीज़न इन दैट व्हाट इज़ नॉट रीज़न इज़ नॉट लॉ। हर वो चीज़ जिसमें रीज़न है कोई, वो लॉ है, और जिसमें रीज़न नहीं है वो लॉ नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन लॉ, स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ की फर्दर है जी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। कॉमन लॉ क्या है? एनी अनरिटन जनरली एक्सेप्टेड अप्लाइड सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन कंडक्ट डिसीजन यूजेज एंड कस्टम। अच्छा, कॉमन लॉ होता है जो किसी सोसाइटी में नहीं लॉ बना लिए जाते, उनको हम कहते हैं कॉमन लॉ। अनरिटन होते हैं, ठीक है, वो कहीं कहीं पे लिखे नहीं जाते, बस जनरली लोगों को बताया जाता है कि आज से ये कानून है सोसाइटी का। जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, जनरली अप्लाई होते हैं, और वो क्या देखकर बनाया जाता है? वो कानून क्या देखकर बनाया जाता है? लोगों के रवैये देख के, लोगों की ज़रूरत को देखकर, ठीक है, डिसीजन और कस्टम को देखते हुए, वहाँ के रिवाज को देखते हुए एक कानून बना लिया जाता है। याद रखना है कि अनरिटन होता है और जनरली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, और बेस कर रहा होता है कंडक्ट पे, डिसीजन पर और कस्टम पे। अब आगे स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ होता है लॉ विच इज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट बनाती है, जो कानून साज अदारे बनाते हैं, उसको कहते हैं स्टैट्यूट लॉ। या तो वो पूरा कानून साज अदारा बनाएगा, पूरी कार्रवाई होगी, या वो जो रूलर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो सीधा एक बात कर देगा कि आज से ये लॉ है। अगर तो वो रूलर लगा रहा है लॉ, प्रेसिडेंट लगा रहा है, तो उसको कहना है ऑर्डिनेंस। लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी लगा रही है, पार्लियामेंट लगा रहा है, तो उसको कहना है एक्ट। एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस याद रखना है। ऑर्डिनेंस कौन लगा रहा है? रूलर। आर से याद रख लो, ऑर्डिनेंस में आर आ रहा है तो रूलर लगाएगा। और एक्ट क्या होता है? जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव मतलब जो बॉडी होती है, जो कानून साज अदारे होते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा, ऑर्डिनेंस की एग्जांपल है यहाँ पे शरीयत ऑर्डिनेंस 1988। अब सिविल लॉ क्या होता है? मैंने कहा था स्टैट्यूट लॉ की फर्दर दो एग्जांपल्स है, सिविल एग्जांपल नहीं, टाइप्स, सिविल और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ होता है हमारे पास राइट ऑफ सिटीजन, सी राइट ऑफ सिटीजन। सोसाइटी में किसी भी शहरी के क्या राइट्स हैं, वो सिविल लॉ होता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड रेमेडीज़ फॉर पर्सनल ग्रीवेंसेस। किसी भी इंसान के जो अपने मसले हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के जो मसले हैं, उनको सुनता है, उनका हल निकालता है। एज अ होल सोसाइटी के लिए नहीं होता ये लॉ। ये लॉ होता है पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के लिए। जिस तरह से अगर किसी की इंडस्ट्रियल इंजरी हो गई है, डाइवोर्स के केसेस हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, मेडिकल निग्लिजेंस हो गई, इस तरह के सारे केसेस को